भारत के वीर सिपाही हमारे शान और सुरक्षा के प्रतीक हैं। बर्फीली चोटियां हों या तपता रेगिस्तान, वे हर हाल में देश की रक्षा करते हैं। परिवार से दूर रहकर अपने जीवन का हर क्षण राष्ट्र को समर्पित करते हैं। उनका साहस, त्याग और बलिदान अविस्मरणीय है। हमें अपने वीरों पर गर्व है और हमेशा रहेगा। ये एक विनम्र प्रयास है देश के वीर जवानों की गाथाएं उन्हीं की जुबानी सुनाने का। माइन से भरी हुई गाड़ी हमारे पास और मैं भी साथ में। इतने में पाकिस्तान ने फायर खोल दिया। एक राउंड लग गया तो पूरा इलाका ही उड़ जाएगा। और बदली किया और आधा घंटे में स्नाइपर लग गया और गिर गया। हम तो वैसे ही सड़ गए थे। पूरा मेरी बॉडी गल गई थी। पूरा ये गल गया था सारा। लगभग लगा 15 दिन। 15 दिन आपको फिर नॉर्मल होने में लगे? हाँ, नॉर्मल होने में लगे। साहब जी प्रणाम। प्रणाम जी। इनके जीवन के बारे में जानेंगे और इनसे मिलने का एक रीज़न और था कि इन्होंने भारतीय सेना को अपने बहुत कीमती समय दिया है और उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करेंगे। कुछ सीख सकें इनके एक्सपीरियंस से और हम आगे की जो जनरेशन है उनको कुछ दे सकें। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है चाचा जी। धन्यवाद रवि जी और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो हम शुरुआत करते हैं यहीं से जहां हम बैठे हैं। आपका जन्म इसी गांव में हुआ? बिल्कुल। कैसे आगे पढ़ाई लिखाई कैसे आपकी चली आगे? तो रवि जी, बचपन तो हमारा बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। छोटे थे, पिताजी खत्म हो गए। 3 बहनें थी, 2 भाई थे। जी जी। तो मेरे चाचा लोग उत्तरकाशी ले गए थे पढ़ने के लिए, तो 8 तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद 9th और 10th में तो चाचा लोगों ने बोला कि अब क्या पढ़ाना, 8 तक पढ़ गए हैं, अब हल लगाओ। तो मेरी माँ ने बोला नहीं, मैं अपने बच्चों से तो ये काम नहीं कराऊंगी, उनको थोड़ा पढ़ाऊंगी, हल भी लगाएंगे तो पढ़ लिख करके। मतलब यहाँ से छाम स्कूल गए। 9वीं और 10वीं मैंने शाम से की, छाम से पास किया। पहली बार कौन था जिसने फौज के बारे में बताया? फौज के बारे में ऐसा है रवि जी कि यहाँ से मैं 10th करके उत्तरकाशी गया जी। उत्तरकाशी में मैंने मेरे ताऊ जी की जो बस थी उसमें कंडक्टरी करना शुरू किया। तो बहुत धक्के खाए, कुछ दिन उनके साथ, कुछ दिन किसी और के साथ कंडक्टरी जी जी, लोगों की बसों में, कुछ दिन ट्रक में रहा। ट्रकों में किया तो धक्के बहुत खा दिए थे। तो वहां पर उस दौरान बीच में भर्ती आई 1994 में। अच्छा। सबसे पहला कारण तो उत्तराखंड आंदोलन का था। वैसे उत्तराखंड आंदोलन में हम क्रांतिकारी थे। उत्तरकाशी आप क्रांतिकारी थे तो भागना पड़ा हमें, पुलिस पीछे लग गई। तो लोगों ने बोला कि अंदर कर रहे हैं, तो हम लोग भाग गए वहां से। अच्छा। भाग गए और उस दौरान भर्ती आई तो हमारे भाई साहब हैं चतर सिंह चौहान जी जी, तो उन्होंने बोला नहीं, भर्ती हो जा, अभी यही मौका है। और मैं भर्ती में चले गया और वहां से। तो आपने मतलब जो रनिंग, जो फिटनेस फिजिकल होता है उसके लिए कोई तैयारी की थी? फिजिकल रनर तो रनिंग में तो मैं पहले माहिर था। अच्छा। रवि जी पहले से बचपन से खेल कूद में है। मेरे पास आज भी सर्टिफिकेट है। अच्छा। उस टाइम बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी में जब हम 5वीं 6वीं में पढ़ते थे, ग्वाल जी होते थे, उनके कई सर्टिफिकेट मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। तो खेल कूद में, भाग दौड़ में सारा मैं नंबर 1 पे था उस टाइम। ठीक। तो भाग दौड़ में, फिजिकल में आपको चैलेंज नहीं आया? तो और रिटर्न में मेरे चाचा जी मेरे साथ गए थे। अच्छा। टेस्ट हमारा लेंसडाउन में हुआ और उस टाइम आज के जैसे पेपर नहीं था, उस टाइम नॉर्मल पेपर था, हल्का थोड़ा सा जनरल नॉलेज, हल्का फुल्का, जितना 7वीं 8वीं पास के होता है उस टाइम। पर उस समय के लिए भी हल्का पेपर भी काफी लोगों के लिए भारी होता था, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा गांव में नहीं था। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आपको काफी ज्ञान है माना जाता है। सिलेक्शन कब हुआ? कब आपको, जब कॉल लेटर आपको आया पहली बार कि आपका फौज में सिलेक्शन हो गया है, तो क्या आपकी फीलिंग क्या थी? आपकी कैसी था, आपका क्या था एक्सपीरियंस? फीलिंग तो घर वाले, मेरी माँ, मैं खुद, अब क्या बताऊं, ऐसी स्थिति थी कि खुश तो होना ही था। एक तो सरकारी जॉब और दूसरा सेना में। जिस सेना का मतलब नाम है, पूरे वर्ल्ड में नाम है। हिंदुस्तान का जो है पूरे वर्ल्ड में नाम है कि हिंदुस्तानी सेना है ना, हिंदुस्तान की फौज। तो काफी खुश हो गए पूरे परिवार वाले, सभी खुश हो गए, मेरे चाचा, ताऊ, भाई, बहन सब खुश हुए। और उसके बाद हम कॉल लेटर के लिए लेंसडाउन गए। और आप गए थे, आप जिसमें सिलेक्शन होता, आपकी मेहर रेजिमेंट थी? हाँ जी। मेहर रेजिमेंट का एस्टेब्लिशमेंट 1941 में हुआ था। हाँ जी। और ये महाराष्ट्र की एक मेहर प्रजातियों के लिए, जो स्पेशल कास्ट होती है, उनके लिए ये
शुरू में बनाई गई थी, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर बाद में धीरे 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 सभी, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, जी। सब अलग अलग क्षेत्रों से लोग उसमें शामिल होने लगे। तो आपको जब पता लगा कि मेहर रेजिमेंट, आप शायद आपने जब सुना तो पता था आपको नहीं, कहाँ जाने वाले, नहीं क्या पता था, नहीं पता था। और सुना था कि सागर जाना है। सागर मध्य प्रदेश में है, हाँ, हेड ऑफिस है हेड वहाँ ऑफिस पे। में, सागर में सेंटर है। जी तो हमने कहा पता नहीं सागर होगा वहाँ, जी जी, जी। सागर होगा। उस टाइम इतना भी अनुभव नहीं था और डर भी रहे थे कि कहाँ है सागर, क्या है। लेकिन हम लोग लैंसडाउन से 24 बच्चे एक साथ गए, हाँ, 24 पूरा लड़के, ग्रुप। हाँ पूरा ग्रुप, 24 लोग हम महार रेजिमेंट में गए, एक साथ गए। जब वहां पहुंचे तो वो तो सूखा सागर था। 20 साल 20 साल, एक 20 साल का बच्चा जो गांव और उत्तरकाशी के आसपास ही रहा है और पहली बार शायद लैंसडाउन पेपर देने गए थे, हाँ जी। और फिर कॉल लेटर लेने लैंसडाउन गए थे, वो सीधा ही उत्तराखंड छोड़ के सीधा एमपी, मध्य प्रदेश। पहले थोड़ा डर तो था, डर तो होता ही है जब पहली बार बाहर निकलो, तो डर भी था और खुशी भी थी एक जॉब की। और जब ट्रेन में सब लोग मिले, 24 लोग गढ़वाली हो गए हम, तो उससे थोड़ा हाव बढ़ गए, मनोबल बढ़ गया। उसके बाद जैसे वहां गए तो स्टेशन में गए, वहां बस आ रखी लेने, पहले ही हमको ले गए और अंदर। उसके बाद तब अंदर देख के घबराए, जहाँ बाल कटिंग, हमारे लंबे लंबे बाल बिल्कुल सिविल में, जीन्स पहला ही जीन्स पैंट पहना हुआ, सबसे पहले उतरवा दिया उन्होंने। उसके बाद पकड़ पकड़ के बाल कटवाए, बल्कि हम एक दो थे जिनको बालों से बहुत प्यार था हमें, और हम भाग गए। भाग क्या गए, उस्ताद ने पकड़ के खींच के डंडा दिखा के और फिर हमारे कटिंग करवाई। थोड़ा सा ब्रेक है क्योंकि बारिश तेज हो रही है, हम लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी हमें। सेटअप चेंज करके फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये हमारा नया सेटअप है, यहाँ पे हमने सेटअप किया। बारिश हो रही है बाहर बहुत ज्यादा, तो हम यहाँ बैठेंगे। तो जो पहली बार आप बता रहे थे जब पहुंचे यहाँ पे, और बाल, बड़ा प्यार था आपको अपने बालों से, और आप भागे वहां से, और फिर उसके बाद बाल कटा के पकड़ के, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस क्या कि एकदम हीरो से जीरो हो गए। उसके बाद एक दो दिन तो भाई उन्होंने नॉर्मल अच्छा ट्रीट किया हमें, चेंज करने के लिए लेक्चर वगैरह चले, ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है, रूटीन में ढालने के लिए। उसके बाद थोड़ा पीटी व्यायाम से शुरू करवाया, फिर ड्रिल से शुरू करवाया, फिर इस प्रकार जो है चलता रहा। फिर उन्होंने रगड़ा देना, इसको रगड़ा बोलते हैं ना, रगड़ा भी फिलहाल 15 दिन उन्होंने वही नॉर्मल। उसके बाद वहां से हमें कंपनियां, 24 थे हम, तो 24 बच्चे, हमें हमारी 4 कंपनियां थी। अच्छा, जैसे बोलते हैं अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा बोलते हैं कंपनियां, तो उन कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सभी बच्चे। अब कितने लड़के गए? तो जैसे किसी में 7, किसी में 8 ऐसे। अच्छा, ठीक है, किसी में 4 ही गए, ऐसे करके। तो हम 7 एक साथ चले गए। अच्छा, 7 के साथ। अब आपका 24 का ग्रुप जो था पहले, अब वो 7 में हो गया, 7 में हो गया। हाँ। अब तो सेना में तो ये हो जाता है, उस टाइम तो हम सिविल थे, वो पहले तो घर से सिर्फ अपने थे, तब हम 24 गए, तब अपने हुए, अब हम 7 अपने हो गए, अब 7 रह गए, अब 7 अपने हो गए, चाहे वो कहीं के भी थे गढ़वाल के, लेकिन अपने हो गए। उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग शुरू हो गई, जो कि 6 महीना चलती है। उसके बाद 6 महीने के बाद 15 दिन का ब्रेक देते हूँ। अच्छा, और उसके बाद फिर एडवांस ट्रेनिंग शुरू होती है। तो एडवांस ट्रेनिंग जिसमें हथियार शामिल हो जाता है? हाँ बिल्कुल, हथियार शामिल हो जाता है। 6 महीने तो आज को अगर आप बच्चे हमारी ट्रेनिंग दिखाएंगे तो आज का बच्चा भर्ती नहीं होगा। अच्छा, हमारी जो है बहुत पिटाई होती थी उस टाइम। और मुझे लगता है सबसे पहले सुबह उस्ताद उठे अगर लेट, तो उस्ताद ने पिटाई शुरू कर दी उठते ही, लेट उठने पे। उसके बाद अपना लेआउट बिस्तर का, अगर ठीक नहीं है तो पिटाई, जूते पॉलिश नहीं है तो पिटाई। अच्छा, आज तो हर चीज रेडीमेड टाइप हो गया है। उस टाइम क्या था, हमें बेल्ट भी पॉलिश करना था, जूता भी पॉलिश करना था। हाँ। ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ आई? पहली पोस्टिंग आई मेरी आसाम में, नॉर्थ ईस्ट। आसाम में गए, जो कि इंसर्जेंसी एरिया था, है ना, काउंटर इंसर्जेंसी एरिया। पर आसाम में भी गए, लेकिन हमें अरुणाचल में भी कुछ पोस्टें मिली थी। अरुणाचल में जैसे मैं वहां से पोस्टिंग गया, आसाम मेरा कुछ दिन, उन्होंने कहा पोस्ट पे जाना है आपको, पोस्ट पे जाने की तैयारी करो। तैयारी की तो उसके बाद हमारा एक ग्रुप, जिसमें हम एक हमारे पास सीनियर सूबेदार साहब थे, एक लेफ्टिनेंट थे, और 4 हम सिपाही थे जी। वहां पे हमेशा आप गीले ही रहते हो? गीले रहते। वहां पे कभी आपको सूखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही है और जंगल वहाँ के ऐसे कि मच्छर, मॉस्किटो, ये डेंगू मलेरिया तो बहुत आम बात है। हाँ, आसाम में तो और मुश्किल सबसे ये है कि जोंक। और ये बात कर रहे हो आप कब की? 96 की?
रास्ते में चलते 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 क्लाइमेट करते 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 सबसे लास्ट में पहुंचे, कलमटा नाम जगह है। अच्छा। कलमटा, उसके बाद है पोस्ट जाना था, 4-5 पोस्ट है। अच्छा। अरुणाचल प्रदेश में फॉरवर्ड पोस्ट है चाइना के साथ। जी। वहां पर गए, वहां 5 महीने लगाए। अच्छा। तो वहां पर 5 महीने में ये था, वो कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, एक्सपीरियंस ये था कि एक तो वहां खाना बनाना सीख गए क्योंकि खुद ही करना जो हाँ, जो भी करना खुद ही करना। पानी बर्फ को पिघला के पानी बनाना, है ना। टेम्परेचर कितना नीचे जाता है? टेम्परेचर लगभग माइनस, इतना वहां पर इतना ज्यादा नहीं, पर -20 के आसपास। -20? आपके लिए -20 कुछ भी नहीं है। यही होता है ना, फौजी आदमी कहता है -20 कुछ भी नहीं है। अब नॉर्मल आदमी को -20 भेज दो तो उसकी हवा खराब हो जाती है। आप कह रहे हैं कि -20 ज्यादा नहीं। बिल्कुल, और खुद अपना इलाज खुद करना, अगर कुछ भी होता तो आपस में ही खुद ही करना अपना इलाज। उस पर्टिकुलर पोस्ट पे कितने लोग थे आप? बस 1 सूबेदार, 1 लेफ्टिनेंट और 4 हम सिपाही, 1 पोस्ट। 6 लोग थे एक पोस्ट पे। और ग्रुप में ड्यूटी देते थे, आधी रात 2, आधी रात 2। अच्छा। लेफ्टिनेंट हमारा कमांडर होता था उस टाइम। आज तो हवलदार कमांडर होते हैं, जेसीओ कमांडर होते हैं, उस टाइम लेफ्टिनेंट कमांडर था। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक लेफ्टिनेंट कमांड कर रहा और सूबेदार साहब थे। तो बाकी तो वहां पर मनोरंजन भी करते थे हम लोग वहां पर, जैसे भजन कीर्तन, ढोलक रखा था हमने वहां पर, और शाम को भजन कीर्तन करना, आरती करना। मंदिर था, डेली आज 1 धूपबत्ती करेगा, सुबह को शाम को मंदिर में करेगा, फिर उसके बाद हमने कीर्तन भजन करना 1 घंटा में। हर रेजिमेंट का एक नारा होता है। मेहर रेजिमेंट का नारा क्या है? हिंदुस्तान की जय। हिंदुस्तान की जय। अरुणाचल में 5 महीने निकाले, वापस आसाम आ गए। अच्छा, वापस आसाम में आ गए। आसाम से अच्छी पोस्टिंग मिली, बहुत बढ़िया मेरे को, हैदराबाद की। तो ये पीस पोस्टिंग थी? पीस की थी। अच्छा। वो वहाँ काउंटर इंसर्जेंसी भी हो गया, एल्टीट्यूड भी हो गया, 2 कवर हो गए, और अब पीस की पोस्टिंग। तो यानी कि 2 टफ पोस्टिंग बाद 1 पीस। हाँ, पीस 3 साल के लिए। 3 साल हैदराबाद में रहे। अच्छा। घूमे, मौज मस्ती किए। अच्छा। और ट्रेनिंग भी। ट्रेनिंग तो डेली चलती है। अगर ये सोचो कि पीस सिर्फ मौज मस्ती के लिए, तो वो मौज मस्ती के लिए नहीं है, वो आपको तैयारी के लिए और ज्यादा आपको डिसिप्लिन है, क्योंकि जिस दिन आपकी पोस्टिंग आएगी, बिल्कुल, और कहाँ आएगी वो आपको भी नहीं पता। अगर आप वहां के लिए रेडी नहीं हुए उस पोस्टिंग के लिए, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एडजस्ट होने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, वो आगे की तैयारी के लिए आपको जो आपके वेपन्स है उनके बारे में सिखलाई, आपकी टैक्टिक्स है उनके बारे में सीखना, और कोई भी हालात अगर आपके देश के ऊपर आते हैं तो उनके लिए एट अ टाइम तैयार रहना। तो हैदराबाद के बाद 3 साल के बाद फिर आपकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ आई? उसके बाद हैदराबाद से चले गए हम पलानवाला। अच्छा, ये कश्मीर में? ये है जम्मू कश्मीर में, और अखनूर सेक्टर। ये कब की बात है? अखनूर सेक्टर बोलते हैं। हाँ जी। और जिसको कि जबकि पुराने लोग यहाँ पर बोलते हैं छमजोड़ियाँ। अच्छा। जैसे पुराने लोग थे, हमारे चाचा जो जानते थे, 71 वार हुआ था छमजोड़िया में। हाँ, छमजोड़िया काफी फेमस है। काफी फेमस है वहाँ पर। तो जब कारगिल हुआ उस टाइम आप हैदराबाद में थे? हैदराबाद से कारगिल में फिर हमने उसमें गए थे, राजस्थान ऑपरेशन में। अच्छा, आपको राजस्थान, तो हाँ सॉरी, वापस चलेंगे एक बार, मुझे स्किप कर दिया मैंने। तो जैसे आप हैदराबाद में थे, उसी दौरान आप हैदराबाद में तब थे जब कारगिल वॉर की तैयारी चल रही थी। हाँ, तैयार। तो आप थे हैदराबाद में, हैदराबाद से आपको राजस्थान भेजा गया बॉर्डर पर, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बेसिकली। इन केस अगर वहां पे वॉर होती है, फुल फ्लेज वॉर होती है, और अगर यहाँ से पाकिस्तान राजस्थान से इन्वेड करता है, तो आप लोग वहां पे डिफेंस लेंगे। तो राजस्थान में तो कुछ हुआ नहीं शायद, मूवमेंट नहीं हुआ नहीं, लेकिन वहां पर ट्रेनिंग और तैयारी, पूरी तैयारी। इनकेस अगर कुछ होता तो मुझे लगता है आसार थे वहां से, अटैक के आसार थे वहां से, इसलिए जो है लगाया गया हमारे को। ऐसा है रवि जी, ऐसा है कि जो इस प्रकार का है ना, तो हम तो सिविल में बोल देते हैं कि हाँ ये बॉर्डर है, लेकिन ये बॉर्डर भी 3-4 प्रकार के हैं ना। बिल्कुल सही बात है ना। LC है, LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हाँ, और IB है, और उसके बाद एक जो पड़ता है लेह के ऊपर, AGPL, ये मैंने पहली बार सुना। हाँ, इसकी फुल फॉर्म AGPL है, एडवांस ग्राउंड पोजीशन लाइन। उसको क्या है, जैसे आप ऊपर जाएंगे, ग्लेशियर में जाएंगे, तो वहां पर जैसे कोई 4 पत्थर मैंने यहाँ पर रख दिए, 4 दूसरी जगह में रख दिए, 4, तो उसको ये बाउंड्री जाए, ये मेरी बाउंड्री हो गई। उधर चाइना हो गया, इधर इंडिया हो गया, उधर पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया हो गया, तो ये वहां पर AGPL है। ठीक है। राजस्थान में आप रहे, वहां पे ज्यादा एक्शन नहीं हुआ, तो ठीक है, वहां से फिर आपकी नेक्स्ट पोस्टिंग आई अखनूर सेक्टर, अखनूर कश्मीर आ गया, पलानवाला में इंसर्जेंसी का दौर था। वहां पर फॉरवर्ड पोस्ट नहीं थी हमारे पास, तकरीबन पूरी बटालियन की देखें तो
मेन 3 टेक हेडक्वार्टर थे 3 जगह पे हमारे, और आगे सबकी 2-2 पीपियां थी, पीपीएम जिनको प्रोटेक्टिव पेट्रोल बोलते हैं। अच्छा, प्रोटेक्टिव पेट्रोल। आगे दुश्मन की खबर, पीछे अपने हेडक्वार्टर को देते रहना और उनकी हरकतों पे निगरानी रखना, बस ये काम है। वहां पर रहे हम लगभग 2 साल। 2 साल पूरे 2 साल। 2 साल पूरा फॉर्ड में रहते कि अच्छा फार्मर के वहां से छुट्टी जाना है, या टेक हेडक्वार्टर में रहोगे, अच्छा, या फिर पीपी पे रहोगे। तकरीबन फोकस जो है दोनों जगह था, दोनों ही फॉरवर्ड में ही थी वो। और जो पोस्ट थी, जो आप अखनूर में जो पोस्ट थी आपके सेक्टर में, कितनी दूर थी एनिमी की पोस्ट से? कितनी दूर पोस्ट थी? ये तो कहीं पर ऐसा भी था कि 70 से 80 मीटर, 70-80 मीटर बिल्कुल आमने सामने बात करते थे, बात करते थे आपस में। हाँ, वो लोग राजपूत बोलते थे हमें, हम खान बोलते थे। तो वहां पर कुछ नहीं, पर हादसे हुए थे, 2-4 हादसे हुए हमारे साथियों के साथ, खत्म हो गए। कोई स्नाइपर से पाकिस्तान के, कुछ माइन से वहां पर। हाँ, वहां पर क्या हुआ था कि एक दिन उस टाइम युद्ध के आसार फुल बन चुके थे। ये बात है 2000 की, 2001 की, 2001 में फिर से युद्ध के आसार बन रहे थे। हाँ, पूरे आसार बन गए थे, और माइंस लगाने थे। माइंस पूरे जितना एरिया खाली था सारे माइंस लगाने थे। तो रात की बात है, 10 बजे करीबन, तो हम आगे पोस्ट पे गया था मैं। तो उस टाइम माइन से भरी हुई गाड़ी हमारे पास, और मैं भी साथ में, और सारे लोग हम गए आगे। इतने में पाकिस्तान ने फायर खोल दिया। अच्छा, फायर खोल दिया, और लाइट जला नहीं सकते गाड़ी की। अब क्या होगा, एक राउंड लग गया तो गए, पूरा इलाका ही उड़ जाएगा। इतने माइंस भरे हुए थे ट्रक में, ब्लास्ट हो सकता है। हाँ, ट्रक ब्लास्ट हो सकता है। तो फटाफट अधिकारी थे हमारे, एक गिल साहब थे, सरदार जी, अच्छा, बहुत तेज तरार थे, टैक्टिस में बहुत माहिर थे। तो उन्होंने फटाफट गाड़ी को वहां से वापस पीछे की तरफ भिजवाया। आप जाएं कैसे? बाईं तरफ क्रॉल ट्रेंच, छोटा सा रास्ता, इस साइड भी माइन, उस साइड भी माइन बिछे हुए, और लाइट नहीं, और फायरिंग हो रही है, और रात के 12 से 1 बज रही, और भागना है गाड़ी से जल्दी, और फायरिंग हो रही है। वो गाड़ी के ऊपर से राउंड जा रहे हैं, शू शू, गलती से एक भी टच करता है तो फट जाता है। तो उसके बाद जब ये बुरा समय निकल गया ना, उसके बाद हम लोग जितने थे बहुत हंस के बोला उस दिन तो क्या होता, अभी तो पूरी कंपनी जाती है हमारी। जो ये किस्मत होती है, लोग कहते हैं कि फौज में किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है। आप क्या मानते हैं इसमें, किस्मत कितना साथ देती है आपका? कुछ मेहनत, कुछ किस्मत बराबर। जैसे कि बोलते हैं कि, जैसे आप एक इंसिडेंट बता रहे थे, जो एक लड़के के साथ जो स्नाइपर हुआ, उसने थोड़ी देर पहले पोस्ट चेंज की थी, वो क्या किस्सा एक बार बताएंगे? तो ऐसा था कि राइट हैंड वाली पोस्ट पे दूसरी की थी, उसकी लेफ्ट साइड थी ड्यूटी। तो उसने क्या बोला, नहीं मैं तो ड्यूटी इस पोस्ट पे दूंगा, तू उस पोस्ट पे जा, और बदली किया, और आधा घंटे में स्नाइपर लग गया उसको और गिर गया। इसीलिए सेना में कहते हैं जितना आदेश मिलता है ना, उतना ही मानो। ऑपरेशन कुछ याद आता हो जहां पर कुछ ऑपरेशन किया हो इस तरीके से, या कुछ? वहां पर देखो, रात को तो जाना ही पड़ता था पेट्रोलिंग के लिए। हाँ, पेट्रोलिंग जाना पड़ता था, पेट्रोलिंग जाना है तो रात तो पूरी रात बैठना है, पूरी रात पेट्रोलिंग करनी है। हाँ, वहाँ पर एक हल्का बरसाती नाला समझो, बरसाती नाला ही समझो, खाल बोलता, तो उसमें बैठते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे बना रखे हैं, उन पर बैठना, पूरी रात बैठना था कि पाकिस्तान वाले घुसपैठ न करें। तो बेसिकली आप अपनी जो प्रोटेक्टिव पेट्रोल है, पीपी है, पीपी से आगे जाके अपनी पोस्ट से पीपी, एक तो पोस्ट हो गई और फिर पीपी हो गई, बिल्कुल, और फिर उसके आगे आप बैठे हुए थोड़ा सा और आगे जाके। और मुझे लगता है ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं होता, ये इंसर्जेंसी के लिए भी होता है, ताकि अगर कोई ऐसा इंसर्जेंट है जो नहीं आना चाहिए हमारे देश में, बिल्कुल, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल वहां बैठना पड़ता पूरी रात। अभी जस्ट सोच रहा हूँ, जैसे आप बता रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि रात के घुप अंधेरे में जहाँ पे पोस्ट अपनी जगह है, और आप सबको, और जंगल है बाहर बैठ, और आप छोड़ के सब कुछ नीचे, अब उसमें सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, टेम्परेचर कोई मायने रखता नहीं है। ना टेम्परेचर नहीं रखता, जंगली जानवर है, कोई मायने रखता नहीं। भूत पिशाच तो है ही नहीं, वो तो फौजी के साथ आ नहीं सकता। फौजी का तो हमें चाहिए, हमें देखना, हम देख लेंगे, तुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब भूत पिशाच तो सबसे छोटी चुनौती होगी उनके लिए। छोटी है एक्चुअली, जब ना फौजी आदमी ने वर्दी पहना हुआ ना, वर्दी पहना हुआ है, तो तब भूत पिशाच कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, ना डर नाम की कोई चीज ही नहीं रहती जब ड्रेस पहन लिया। हाँ, वर्दी पहनने के बाद आप कह रहे हो कि मतलब कोई डर नहीं, कोई नहीं। तो उसके बाद फिर जब आप कश्मीर की पोस्टिंग हुई और आप बोल रहे कि वहाँ नाले में बैठे रहते थे, मतलब
पूरी रात ऑलमोस्ट निकल जाती थी, और पानी भी ठंडा, बर्फ, इतना ठंडा पानी होता होगा। ठंडी ओस पड़ती वहाँ पर, और आप बैठे हैं बस। ओस अच्छी खासी ओस और पड़ती कब वहां से फिर कब वहां से निकलते थे वापस? वहां से निकले लगभग 2004 में, 2004 में हम 2004 में वहां से पठानकोट। तो जैसे कि हम कल बात कर रहे थे ऑलरेडी ऑपरेशंस के बारे में, तो एक ऑपरेशन हम जो है ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में हुआ था। तो मैं जानना चाहूंगा उसके बारे में, क्या क्या उसमें क्या क्या परेशानी आपको सामना करना पड़ा और क्या क्या चैलेंजेस थे और कैसा रहा हुआ ऑपरेशन? रवि जी, ऐसा है कि 97 के लगभग की बात है जी, और हम सिपाही थे तब जी। तो एक यूनिट में क्या होता है, हर यूनिट की एक घातक टीम होती है, जी, जी। जिसमें जिनका फिजिकल हो गया या हर चीज ऑल साइड उसकी तेज हो, तो वो चुनिंदा लड़के जो है रखे जाते हैं घातक टुकड़ी में। हाँ, फिर 1-2 एनसीओ होते हैं, एक तेज तराट जेसीओ होता है, एक अधिकारी होता है जिनका फिजिकल अच्छा हो, IQ अच्छा हो। तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, 97 की बात है। तो हमें टास्क मिला था कि ब्रह्मपुत्रा के रिवर में कहीं टापू में ब्रह्मपुत्रा पे कोई मिलिटेंट जो है आए हुए हैं और डेरा डाल रखे हैं, तो आपने उनको जो है डिस्ट्रॉय करना है या कैप्चर करना है उन लोगों को। तो गई हमारी टुकड़ी। उस टाइम हमारे जो टोली कमांडर थे वो कैप्टन थे, कैप्टन DS थापा, जो कि गढ़ी कैंट के थे। अच्छा। ब्रह्मपुत्रा में जाना है, ऑपरेशन वहां जाना है, घेरा डालना है, उनको कैप्चर करना है, रात को कॉर्डन सर्च वगैरह होगा, चलो। लेकिन जैसे ही हम गए, निकले वहां से, और राशन भी हमने ले लिया, लगभग 2 दिन का राशन। तो कितने दिन का, मतलब कितने दिन का मान के चल रहे थे, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? मतलब हम सोचे थे लगभग 48 घंटे में, 2 दिन में 48 घंटे में जाके वापस आना था। हाँ, वापस आना था। तो निकले तो पहले ब्रह्मपुत्रा तो इतने बहुत रिवर बहुत फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्रा शायद हिंदुस्तान की तो है ही सबसे बड़ी नदी है। तो पहले गए, एक शाखा मिली, वहां पर हमने बम्बो से जो इम्प्रोवाइज मेथड से राफ्ट बनाया। अच्छा। क्रॉस किए। दूसरा निकला, क्योंकि कैरी तो इतना कर नहीं सकते थे हम, क्योंकि अपना पूरा इक्विपमेंट था, वेपन थे, वेपन इक्विपमेंट सारे थे हमारे पास। तो फिर आगे गए, दूसरा निकला, दूसरी शाखा आई। वहां हमने रस्से डाले इधर से उधर और पानी के अंदर एक दूसरे हाथ पकड़ के और रस्से की सहायता से चले गए। ऐसे ऐसे करते गए तो हमारे 2 दिन निकल गए। 2 दिन क्या निकल गए, पूरा कपड़े तो गीले हैं, सारे कपड़े गीले हैं, पूरा बदन और जोंक ऊपर से, कहीं कहीं जंगल भी है बीच में। तो चलते गए तो ऐसे करके तो हम वहाँ रास्ते में खाने के लिए हमारे पास सिर्फ साधन था, चावल थे, खिचड़ी, नमक, मिर्ची। तो बनाया कैसे? मौका मिल रहा था बनाने का? मौका क्या बनाना था, जैसे 2 लड़के थोड़ा सा हम बीच में गए, वहां पर ब्रेक टाइम जो होता था, ब्रेक टाइम में हमने जो है कुछ थोड़ा शक्कर पारे वगैरह। अच्छा। शक्कर पारे सेना के अंदर इंस्टेंट एनर्जी के लिए रहता है, मीठा रहता है, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। हाँ, तो शक्कर पारे चबाए। उसके बाद जब शक्कर पारे खत्म हो गए, उसके बाद जो है फिर 24 घंटे के अंदर फिर खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। अच्छा। वो खिचड़ी भी थोड़ा थोड़ा जिंदा रहने के लिए, ज्यादा नहीं, इतना कि जितना सर्वाइव कर सके। बिल्कुल। जो थोड़ा ज्यादा खाने वाले तो उसको बोले थोड़ा मुझे दे, एक दूसरे के थाली से उससे खा रहे थे सब। उस टाइम मिस्टेन होता था, मिस्टेन में गरम करो उसको, आग जलाओ थोड़ा, बस उसी में गरम करो। तो ऐसे चलते गए, 48 घंटे हो गए, गुजर गए ऐसे। भूख प्यास भी लग गई और पूरा बदन सड़ गया, पूरा बदन सड़ गया, क्योंकि पानी के अंदर ज्यादा सड़ गया। फिर मिला बैटरियां सब, क्योंकि पानी के अंदर ऑपरेशन था, सिर के ऊपर बैटरियां बांध के तब सेटों की बचाई थी, ताकि कम्युनिकेशन बना रहे, कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, टूट गया। तो हेडक्वार्टर से हमारा संपर्क टूट गया। अच्छा। और हेडक्वार्टर ने सोचा कि ये लोग जो है चले गए, ये खत्म हो गए, ये ट्रूप्स गया, मिशन फेल हो गया और मिशन फेल हो गया और ये गए। लेकिन हम क्या थे, हम एक टापू में बीच में सरवाइव कर गए, बीच में थे, बैठे हुए थे, लेकिन सारा सर्च ऑपरेशन हो गया। कहीं तो आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ इंसर्जेंट्स से? उनसे सामना नहीं हुआ, वो थे नहीं वहाँ पे। उसमें एक न्यूज़ थी, आप जस्ट कंफर्म करने गए थे, तो मिशन में बिल्कुल मिले नहीं, तो वहीं रुक गए हम। कम्युनिकेशन था नहीं, ना हम इधर आ सकते थे ना उधर जा सकते थे। तो वहाँ पे कुछ जैसे जो न्यूज़ थी कि वहाँ पे वो रुके हुए, उसके कुछ निशान मिले, जैसे निशान करते हैं, तो कुछ मिला उनका? निशान तो जैसे बिस्किट के
पैकेट पेपर पैकेट, पॉलीथीन। तो अच्छा। इससे आइडिया लगा कि यहाँ सकते पे हो कि थे वो। यहाँ कभी रहे रहे होंगे होंगे। ताजा तो नहीं था, हाँ, लेकिन पुराना था। मतलब जैसे हफ्ता भर पहले या 10 दिन हफ्ते पहले भर निकल पहले गए या वहाँ से। 10 दिन पहले कुछ टाइम के लिए रुके होंगे और चले और गए वो थोड़ा move on हो ब्रेक। गए। हाँ जी। तो फिर जो है अगले दिन रात हुई। जब वहाँ पहुंचे आप टापू पे, तो आपका कम्युनिकेशन टूट चुका था। कम्युनिकेशन टूट चुका था। था। अब आप इंतजार में कि मदद आएगी कहीं से। मदद आएगी, रिइंफोर्समेंट आएगी, निश्चित ही था। और वो सोच रहे थे कि इनका कहीं हो गया, एनकाउंटर हो गया या उनको कुछ लग हो रहा है कि गया। हम बॉडी कलेक्ट करने जा रहे हैं, ढूंढ ले। बिल्कुल ढूंढ ले। तो अगले दिन 48 घंटे भी निपट गए। 48 घंटे के बाद फिर और रात निकल गई। सुबह को जो है लगभग 9 बजे करीबन, 10 बजे करीबन हेली घूमने लग गया। अच्छा। हेली घूमने लग गया तो हमने इशारा झंडा उठाया, रेड फ्लैग निकाला, दिखाया। तो हेली ने जाके तब वहाँ हेलीकॉप्टर ने उसको देखा और फिर उसने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट दी कि उस जगह पे है। और फिर जो है हमारी कंपनी फिर पूरी कंपनी आई है, स्टीमर लेके आए। स्टीमर में फिर हमारे को लेके गए। एनकाउंटर हो जाता है तो आपको अंदाजा था कितने लोग हैं वहाँ पे? कुछ ऐसी न्यूज़ थी कि कितने? 5-7 लोग। 5-7 लोग। आप गए थे कितने? 5-7 लोग। हम तो एक प्लाटून गए थे। पूरा प्लाटून गया था। प्लाटून गए थे। प्लाटून मतलब प्लाटून भी नहीं बोल सकते, सेक्शन बोल सकते हैं। 12 से 13 लोग। 12 से 13 लोग गए थे। 12 से 13 लोग। एक सेक्शन की 10 की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन 12-13 लोग गए थे। उसमें मतलब अलग अलग साइड के गए थे। कुछ तैराक भी होने चाहिए, तो हर साइड के। कुछ फाइटर होने चाहिए, कुछ स्नाइपर वाले होने चाहिए, कुछ रोप एक्सपर्ट भी होने चाहिए, कुछ बोट एक्सपर्ट भी होने चाहिए। बिल्कुल। सिचुएशन क्या, फिर काफी जैसे कंपनी पहुंची स्टीमर में हमको लेने के लिए, देखा उन्होंने तो खुश हो गए कि ये लोग जिंदा हैं, ये बचे हुए हैं। और हम भी खुश हो गए कि हम बच जाए। हम तो वैसे ही सड़ गए थे, पूरा मेरी बॉडी गल गई थी, पूरा ये गल गया था सारा। अच्छा। गए वहां पर, फिर स्टीमर से गए। स्टीमर गया, फिर बीच बीच में स्टीमर 2-3 जगह फंस गया। फिर नीचे उतरे, उनको धक्का मारने लगे। दलदल भी है। हाँ, दलदल भी है। तो धक्का दुक्का मार के फिर जाके निकाला, तब हम पहुंचे वहाँ। फिर जब आप वहाँ से वापस लौटे, आप वापस अपने बेस पे आए, तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट? हाँ, मेडिकल हुआ, फर्स्ट एड वगैरह दिया उन्होंने, नहाए धोए हम, और बॉडी थोड़ा सुखाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। तो छुट्टी हम लोगों ने सबने लगभग छुट्टी ले ली। छुट्टी ली, घर आए और घर में ट्रीटमेंट करवाया अपना। कितना वक्त लगा ठीक होने फिर आपको? लगभग लगा 15 दिन। 15 दिन आपको फिर नॉर्मल होने में लगे? हाँ, नॉर्मल होने में लगे। तो ये तजुर्बा मेरा पहला तजुर्बा था, पहला ऑपरेशन था। बहुत कुछ सीखा इससे। जो बहुत कुछ सीखा। उसके बाद तो फिर हम जब भी जाते थे तो एडवांस 12-24 घंटे की और एक्स्ट्रा, जैसे चने हो गए, गुड़ हो गए, मैगी हो गए, ये हम चुपके से एक्स्ट्रा डाल देते थे। आसाम में ऐसे जंगल है कि रात को अगर 2 मीटर का गैप हो गया तो एक दूसरे को नहीं देख पाओगे। कम्युनिकेशन टूट जाता है। हमारे 5 लोग वहां पर आईडी से हुए थे, खत्म हुए थे। आईडी से रात चल रहा था हमारा, ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। तो एक ब्रिज था, तो वहां पर उल्फा वालों ने जो है आईडी लगा रखी थी, और एक साइड फायर पोजीशन बना रखे थे। अच्छा। तो हमारी दोनों गाड़ियां जो है उसमें आ गई, उसमें उड़ा दी। तो 5 लोग। हथियार कौन सा था आपके पास उस टाइम? तो एक इंसास राइफल, 7.62 इंसास राइफल थी, और एसएलआर थी। एसएलआर थी। अच्छा। एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल थी। अच्छा, एसएलआर बहुत अच्छा वेपन था, एक्यूरेट फायर था, और 7.62 था, है ना। अब उसके बाद इंसास आई। इंसास लगभग करगिल के टाइम पे आई, 99 में आई। और AK-47 था। एक ऑपरेशन में हम जाते थे तो AK-47 ही लेते थे। मैंने सुना है कि AK-47 जो है उससे बेहतरीन हथियार नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा हथियार। एक यहाँ पर किस्सा था करगिल का। तो राशन, बर्फ जल्दी पड़ गया जी, राशन पूरा पोस्टों पे पहुंच नहीं पाया जी। तो हमारे सीओ साहब थे, उन्होंने बुलाया। तो हम 2-3 जेसीओ थे उस टाइम, सूबेदार थे जी। तो बुलाया, कंधे में हाथ रखा, बोला राशन नहीं पहुंचा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा पहुंचाने की? क्या आप पहुंचा सकते हैं? हमने हाँ साहब बिल्कुल पहुंचाएंगे। अच्छा, तो आप कितने लोग हैं? 1 2 3 4। एक मेरे जेसीओ थे, अभी डीएससी में हो। अच्छा। गिरजा शंकर दुबे जी इलाहाबाद के। अच्छा, इलाहाबाद के। तो 2 को हमको कहा कि 2.5 टन से पहुंचाना है राशन। तो रवि जी तो हो गया शुरू कल से कि आप राशन पहुंचाना है, आप लोगों की जवाबदारी किसी ढंग से राशन पहुंचाना है। बर्फ ज्यादा पड़ गई है। तो यहाँ से मैं सूबेदार था, वो नायब सूबेदार थे। तो उन्होंने गाड़ी चलाया,
नायब सूबेदार साहब गाड़ी चला रहे हैं और सूबेदार कंडक्टर कर रहा है। अच्छा भाई, टास्क है वो तो मिशन है, मिशन है, अब वो पोजीशन साइड हो गई, अब सिर्फ मिशन पूरा बिल्कुल। और वहाँ किसी को भेज भी नहीं सकते थे, खुद ही करना है, मतलब जो जिम्मेदार बहुत जिम्मेदारी। और उस पोस्ट के लिए नहीं, उसके टेक हेडक्वार्टर तक अभी अभी नया रोड बनाया था। अच्छा। तो उस रोड पे टेस्टिंग भी था वो, और बर्फ। तो दिमाग में आया यार कैसे होगा, तो हमने क्या किया, दोनों ने एक गाड़ी में बड़ा रस्सा डाला। अच्छा। और 4 लकड़ी के गुटके, 2 लोहे के गुटके। अच्छा। एक गैंती, एक बेलचा, ये सब रख लिया। रास्ते में जरूरत पड़ सकती है, रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। और एक आध वो आते हैं, जैसे हमारे सबल बोलते हैं ना, ये एंकर होल्ड बोलते हैं उसको, एंकर होल्ड की कहीं पर कुछ हो गया तो हम उसको गाड़ के बांध भी सकते हैं, थोड़ा एंकर कर सकते हैं गाड़ी को। हाँ, बस। तो चले गए पोस्ट पे। पहले तो गए, आधे रास्ते पहुंचे, ऊपर से पोस्ट देख रही है कि कोई गाड़ी आ रही है, यानी कि राशन आ रहा है। तो मैंने बोला साहब यहाँ से आगे नहीं जा रही। मैं उतरा, मैंने बेलचा लिया, रसा कमर में लिया और बेलचा लिया, साफ करते करते साफ करते उनको बोला थोड़ा फर्स्ट गियर और 4x4 होती है गाड़ी, आप जो है धीरे धीरे लाओ, मैं आगे आगे रास्ता खोलता रहूंगा। लगभग 1 किलोमीटर तक मैं और आगे पहुंचा दिया। खुश हो गई ऊपर कंपनी, 1 किलोमीटर गाड़ी और आगे आ गई। खुश हो गई कंपनी, बहुत खुश हो गई कि हमारे पास राशन आ गया आज। जो स्पेशल राशन था बचा हुआ, काजू बादाम किशमिश जिसकी जरूरत थी ये सारे थे। हाँ बिल्कुल, तो मिल्क मेड वगैरह ये चीजें थी। तो धीरे धीरे पहुंचाते गए धीरे धीरे हमने जो है टेक हेडक्वार्टर में उनका जो गाड़ी लगा दी। कंपनी का टेक हेडक्वार्टर था, वो ब्राउ कंपनी थी हमारी। और तब तक जो है वो जो सूबेदार साहब थे वो लगभग मेरे से सीनियर थे वहाँ पर, वो भी उत्तराखंड के हैं। वो खुश हो गए यार, ये कमल साहब ने जो है गाड़ी पहुंचा, सारे खुश हो गए। आगे हमको लेने, रास्ता साफ कराया, टेक हेडक्वार्टर तक पहुंच गए, किसी ढंग से पहुंच गए। तब तक साहब ने हमारे लिए जो है चिकन बनवा दिया ऊपर। चिकन बनवाया, उनको स्पेशल राशन दिया। तो उन्होंने खुश होके क्या किया, एक बादाम का टिन गाड़ी में छोड़ दिया। ये आपके लिए? हाँ, मुझे नहीं पता था। अच्छा। और जिसमें टूल्स वगैरह होते हैं गाड़ी के, उसके अंदर डाल दिया। उनके जो स्टोर होल्डर थे उन्होंने खुश होके कि यार कुछ नहीं आ रहा था और इतना सारा आ गया, और बादाम की ये मतलब इनाम के तौर पे समझो या कुछ भी, ये शाबाशी होती है, अप्रिसिएशन होती है। हाँ, तो एक टिन बादाम का नहीं पता, नहीं बताया नहीं अभी तक। तो उन्होंने वहां पर चिकन खिलाया, और शराब तो वहां पर नहीं था सेवन, क्योंकि इतना ज्यादा वो था कि हाँ एचपी तक 18, 20, 22 हाँ, शराब, ऑक्सीजन की कमी। बस अब उन्होंने किसी ढंग से आधे रास्ते तक उनके सब सोल्जर आए, गाड़ी धीरे धीरे हमने लाई। उसके बाद 2 टर्निंग ऐसे थे जिसपे अब कंपनी भी ऊपर चले गई, वो भी अपनी पोस्ट पे चले गए। हम दोनों क्या होगा, गाड़ी बैक नहीं हुई, गाड़ी घूमी नहीं, आगे पहाड़ी, फिर घुमाया, फिर किया, आगे पहाड़ी, क्या होगा। सब वहीं पत्थर ढूंढे उधर बर्फ में, किसी ढंग से गुटके निकाले अपने, सारे डबल गुटके लगा दिए ताकि आगे ना खिसके। बिल्कुल आगे ना खिसके, बंद की। फिर दोनों आदमी गैंती बेलचा लिया, गैंती बेलचे से खोदा, पहले बर्फ हटाई, फिर वहां से मिट्टी निकाली, ताकि मिट्टी से ग्रिप बने उसकी। बिल्कुल ग्रिप बने। फिर उसको बिछाया वहां से, ताकि हम पीछे करेंगे तो रिपटेगी नहीं गाड़ी। मिट्टी बिछाई, इतने काफी देर हो चुकी थी। लेकिन जो हमारे अर्जुडेंट साहब थे, सीओ साहब थे, उन्होंने तभी बोला, उनको विश्वास था हमारे ऊपर। अर्जुडेंट साहब ने बोला कि नीचे हुई होगी कि वो गाड़ी अभी तक आई नहीं, क्या हुआ है ना। तो अर्जुडेंट साहब ने बोला नहीं, कमल साहब और गिरजा साहब है, वो आएंगे जरूर आएंगे। हमने क्या है फिर और खना तो आगे जो पहाड़ी थी उसकी तरफ लगभग हमने 3 फीट मोटी वो बना दी, ताकि हमारी गाड़ी आगे जाए, नहीं भी बैक की तो गाड़ी बाहर नहीं जाएगी, बाउंड्री बना वहीं रुक जाएगी गहरे में, है ना। पर जब ये चीज किया, चारों तरफ मिट्टी बिछाई, हमें लगभग 2 घंटे उसमें लग गए, खोदते साफ करते। तीसरी बार हमने दोनों ने, मैं नीचे गुटका उठा के और बेलचा गैंती एक तरफ रख दिया, और आप चलो धीरे धीरे करके गाड़ी पार हो गई। और ऐसी ढलान थी कि ब्रेक भी नहीं लगता वहां, बर्फ में क्या ब्रेक लगता है, उसमें ब्रेक लगाओगे आपकी गाड़ी चली जाएगी। गाड़ी भी हैवी है, धीरे पहुंच गए। जैसे हम पहुंचे भाई वहां पर ऊपर पोर्ट में, सबने देखा हाँ गाड़ी आ गई, सब लोग खुश हो गए। इस प्रकार जो है, तो ऐसे चैलेंज आते हैं, जिंदगी और मौत का सवाल। बिल्कुल।
इतनी पहाड़ियां, और उसी साल जो है उस रोड को ट्रायल बेस पे खोला गया। और लास्ट में जब बर्फ पड़ गई जल्दी, टास्क भी हमको मिला। पहला टास्क आप राशन पहुंचाओ। बिल्कुल। तब जाके वहां खोला, उन्होंने पहले कॉल कर दिया नीचे कि अपना टूल बॉक्स चेक करना। अच्छा। टूल बॉक्स खोला तो एक टिन बादाम का उसके अंदर। तो ऐसे किस्से। वो तोहफा था अप्रिसिएशन का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए यही खत्म करते हैं इस वीडियो को। मुलाकात होगी जल्द फिर नए एक वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद। जय हिंद।